तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी शॉर्ट। हम लोग विजन करंट अफेयर्स सभी डिस्कशन कर रहे हैं। 9 मई चल रहा है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 इसका जो है इसके बाद डिस्कशन होगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। और चलिए बिना समय गवाए पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर जो प्रतिबंध लगा है, तो कुछ दवा ऐसी हुई है जिसपे हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बैन लगा दिया गया है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटीप्रोटोजल दवाएं हैं, ठीक। इसका नाम है कार्बोक्सी पेनिसिलिन, फेविपिरावीर और नाइट्रोक्साजोनाइड, ठीक। इन दवाओं के नाम याद रखेगा, ठीक। फिर से सुन लीजिएगा पीछे करके। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्या, अरे यार क्या हो गया, क्यों हो गया, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, जिसे हम मतलब AMR कहते हैं, ठीक। अब AMR क्या है? ये रोगाणुओं की दवा है, ठीक है, जो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, उसी को कहते हैं AMR, ठीक। मान लीजिए कि हम मछली पाल रहे हैं, कोई जलीय जीव पाल रहे हैं। अब क्या होता है, उनको कोई बीमारी लग गई तो हम क्या करते हैं, ठीक, उसको ठीक करने के लिए धड़ल्ले से एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये छोटे छोटे कीटाणु बैक्टीरिया जो होते हैं जिसके कारण उनको बीमारी लगी है, वायरस होते हैं, तो ये सब बड़े शातिर होते हैं। ये बार बार दवाओं के संपर्क में आते हैं, ठीक, और दवाओं के असर को झेलना सीख जाते हैं। मतलब दवाओं पे अपना काबू पा लेते हैं और दवा इस पे काम करना बंद हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी AMR कहते हैं। यही समझा रहा था पहले, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए अगर मछलियों में AMR कीटाणु हो और मछली को हम खाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो कीटाणु हमारे शरीर में आ जाएंगे, ठीक, वो भी दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देंगे। अब अगर हमको कोई इन्फेक्शन हो गया और हमने फिर आम दवाई ली, एंटीबायोटिक ली, तो क्या होगा, काम नहीं करेगा। अब काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा हमको, वो जो बीमारी ठीक नहीं होगी, उससे फिर आगे बढ़ सकती है बीमारी, है ना। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण बैन लगाने का ये है कि हमारे जो सी फूड एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो अगर मान लीजिए कि उसमें इस तरह के दवाओं के अवशेष पाए जाते हैं, तो अब क्या होगा, दूसरा देश उसको रिजेक्ट कर देगा, कहेगा नहीं भैया ऐसी मिलावटी खाना तो हमको नहीं चाहिए। तो हमारे देश को उसका नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी हमारे देश की, ठीक है। तो हमारे एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये ऐसा दूसरे देश करेंगे क्यों, इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे है SPS मेजर्स। तो SPS मेजर्स का मतलब है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये एक तरह के बायोसिक्योरिटी नियम है, बायोसिक्योरिटी नियम है जो इंसानों, जानवरों और पौधों को बीमारियों और दूषित पदार्थों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के एक समझौते के तहत आते हैं। इस समझौते में कहा गया है कि सभी सदस्य देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड में इन नियमों का पालन करेंगे ताकि व्यापार में कोई रुकावट ना आए और सबकी सेहत भी बनी रहे, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक। अब आगे क्या है, आगे है कि इस SPS एग्रीमेंट के तहत कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी तय किए गए हैं, जैसे खाने की सुरक्षा के लिए FAO, WHO का कोडेक्स एनालिसिस कमीशन, ठीक। जानवरों की सेहत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और पौधों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन यानी IPPC। तो इन सब का मकसद क्या है, इन सब का मकसद यही है कि खाना और बाकी चीजें जो है वो सुरक्षित रहे। तो इन सब मेजर्स से जब गुजरती है तो पता चल जाता है कि इस तरह का मिलावट है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो हमारे देश में वापस आ जाएगा। तो इससे हमें दो तरह के नुकसान होंगे, एक तो हमारा खुद हेल्थ खराब होगा वो अलग, और दूसरा हमें जो इकोनॉमी का नुकसान होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट पे और बिजनेस पे जो असर पड़ेगा वो अलग, ठीक। चलिए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा वन अधिकार अधिनियम 2006 और जेनु कुरुबा जनजाति यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक। तो अब चलते हैं जंगल की ओर, बात करते हैं जेनु कुरुबा जनजाति की। ये एक ऐसी जनजाति है जो पारंपरिक रूप से शहद और जंगल के दूसरे उत्पाद को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, इकट्ठा करती है और बाजार में बेचती है जो नियर बाई होता है, ठीक है। तो इस तरह उनका जीवन यापन होता है। आजकल ये लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, और इसका आधार है वन अधिकार अधिनियम 2006, ठीक। तो ये FRA 2006 क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका ऑफिशियल नाम है द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसे लाया कौन, हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लाया था, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, इसका सीधा सा मकसद है कि उन अनुचित
अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे पारंपरिक वन निवासियों अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डॉयलेट्स के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना, जो कम से कम 3 पीढ़ियों या 75 सालों से 13 दिसंबर 2005 से पहले तक जंगलों में रह रहे हैं और उन पर निर्भर हैं। ठीक, इस कानून के तहत इन लोगों को जंगल की जमीन पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक खेती करने और रहने का अधिकार मिलता है। साथ ही अपने जानवरों को चराने और अधिकार और छोटे मोटे वन उत्पाद जैसे लकड़ी, फल, जड़ी बूटी इकट्ठा करने का भी अधिकार है। सबसे खास बात यह है कि ये अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे, लेकिन इन्हें बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और अगर कोई शादीशुदा जोड़ा, ठीक है, अगर है तो उसको जमीन का रजिस्ट्रेशन दोनों के नाम पर होगा। ठीक, इस कानून में इन अधिकार धारकों की कुछ जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं, जैसे कि इन्हें वन्य जीवों, जंगलों और विविधता यानी जैव विविधता की रक्षा करनी होगी, पानी के स्रोतों और संवेदनशील इलाकों को बचाना होगा। अब इससे ग्राम सभा का क्या रोल है इसमें? तो ग्राम सभा ही वो पहली कड़ी है जो यह पहचानती है और वेरीफाई करती है कि किसे वन अधिकार मिलना चाहिए, और यही सभा दावों पर यानी जो दावा होता है दावों पर सुनवाई करती है और अपनी राय देती है। अगर किसी को ग्राम सभा के फैसले से दिक्कत है तो वो सब डिविजनल लेवल कमेटी में अपील कर सकता है। लेकिन इस कानून को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ये साफ साफ पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन एसटी है और कौन ओटीएफडी है। ठीक है, अदर ट्राइब, ठीक, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो मैंने कहा था। कई वन निवासियों को तो इस कानून के बारे में पता ही नहीं है, और फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर और कानूनी अड़चने भी कम नहीं है। यही वजह है कि पूरे देश में ये कानून एक जैसा लागू नहीं हो पाया है। ठीक, लेकिन कुल मिलाकर ये कानून वन में रहने वाले लोगों और पारंपरिक समुदायों को सशक्त बनाने की एक बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, बाकी आप इसको और डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, भूमि की बात करें तो वन भूमि पर अधिकार 4 हेक्टेयर तक, चारण पशुओं के लिए चराई अधिकार है, आजीविका के लिए स्व खेती और निवास का अधिकार है, वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार है, लघु वनों पर एकत्र करने का मतलब जैसा मैंने बताया कि लकड़ी और जो छोटी मोटी जड़ी बूटी वगैरह ये कर सकते हैं। अन्य सामुदायिक अधिकार भी इनको मिलते हैं। सभी अधिकार सुरक्षित हैं, वंशानुगत है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगा, संयुक्त रूप से पंजीकृत है। ठीक है, दोनों पति पत्नी के नाम पे, और छूट भी है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी भी है। ठीक, तो इन सब चीजों को देख लीजिएगा। चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट के जज के निष्कासन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस इन इंडिया। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो न्यायपालिका की ओर चलते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक हाई कोर्ट के जज के घर में कुछ नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई थी। खबर यह भी है कि इस कमेटी ने जज को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है। तो चलिए समझते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की क्या प्रक्रिया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 124, याद रखिएगा जो आर्टिकल मैं बोलूंगा 124 का 4, ठीक है, 124 का 4 और आर्टिकल 217 1B, 217 क्या 1 और B। ठीक, मतलब 124 वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए या 217 वाला जो है हाई कोर्ट के लिए। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को राष्ट्रपति द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 आधार होने चाहिए, या तो उनका दुर्व्यवहार साबित हो जाए या वो काम करने में अक्षम हो। ठीक, राष्ट्रपति ऐसे ही ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होगा, एक प्रस्ताव पास करना होगा, और ये प्रस्ताव उसी स्तर में पास होना चाहिए, और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। जो बात बोली एकदम स्पष्ट बोला है, आपको समझ में आना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है।
अब ये सब कैसे शुरू होता है, इसके लिए जजेस यानी इंक्वायरी एक्ट 1968 में एक पूरा प्रोसेस बताया गया है। अगर लोकसभा में जज को हटाने का प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 100 सदस्यों के साइन होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाना है तो कम से कम 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। लोकसभा के स्पीकर और या राज्यसभा के चेयरमैन इन प्रस्तावों पर विचार करने के बाद इन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो 3 सदस्यों की इंक्वायरी कमेटी बनती है। इस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक जाने माने न्यायविद जो स्पीकर या चेयरमैन की राय में काबिल हो सकते हैं। ठीक, अब इंक्वायरी कमेटी का गठन जो होता है, अगर ये इंक्वायरी कमेटी जज को दोषी पाती है या उनकी अक्षमता साबित हो जाती है तो दोनों सदनों को उसी स्तर में स्पेशल मेजोरिटी के प्रस्ताव पास करना होता है। इसके बाद ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। तो ये है पूरी प्रक्रिया और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, किसी भी जज को अभी तक हटाया नहीं गया है। प्रस्ताव दिए गए हैं लेकिन पास नहीं हो पाया। खैर, चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत की एयर डिफेंस सिस्टम। अब बात करते हैं आसमान की सुरक्षा की। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है यानी हवाई सुरक्षा प्रणाली, वह बहुत ही मजबूत है। इसमें एक इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस अनमैन्ड रियल सिस्टम, ग्रीड है मतलब ड्रोन जैसे खतरों से निपटने का एक जाल, और इसमें कुछ खास सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं S-400 ट्रायम्फ की। ये हमने रूस से खरीदा है, ठीक है, रशिया से खरीदा है, और इंडिया में इसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। ठीक, S-400 सुदर्शन चक्र। ठीक, ये दुनिया के सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज में से एक है। इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, फेस्ट एरे रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर लगे हैं। ये 360 डिग्री में रडार और मिसाइल कवरेज देता है, और यानी चारों तरफ घूमता है। ठीक है, ये चारों तरफ घूमता है ये, और इसमें कई तरह की मिसाइलें लगाई जाती हैं जिससे ये लेयर डिफेंस बनाता है। ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। ठीक, इसकी रेंज की बात करें तो ये 600 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर तक टारगेट को मार गिरा सकता है, और ये 30 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी खतरे को पहचान और नष्ट कर सकता है, चाहे वो लो फ्लाइंग ड्रोन हो या कोई हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट या मिसाइल हो। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है ब्राक 8। ठीक है, ब्राक 8 जिसे कहते हैं, इसे इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया है। ये मीडियम से लॉन्ग, ठीक है, मीडियम से लॉन्ग रेंज का लड़ने वाला मिसाइल है, और इसकी स्पीड है मैक 2। ये हवा में एक साथ कई टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर तक। इसके मैरीटाइम और लैंड बेस्ड दोनों तरह के वेरिएंट मौजूद हैं। ठीक, यानी पानी में भी और सरफेस से भी मार कर सकते हैं। ठीक है, और आखिर में बात करते हैं अपने देसी सिस्टम की, आकाश वेपन सिस्टम। ठीक है, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसमें जो है बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM लगे हैं। मतलब इसे जैम करना आसान नहीं है। ये एक साथ ग्रुप मोड या ऑटोनोमस मोड में कई टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। इसकी रेंज 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक, और ये 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम कर सकता है। इसकी रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्विक है, मतलब डिटेक्ट करने से लेकर टारगेट को हिट करने में ये बहुत तेजी दिखाता है, और इसका गाइडेंस सिस्टम है कमांड गाइडेंस। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कई अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है,
और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, ठीक है, 9 मई के। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।